हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल दार के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आज हम आप लोगों को धातु एवं अधातु के बारे में बताएंगे। वह आज हमारा लेसन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आज के वीडियो में जो है हमारा धातु एवं अधातु जो लेसन है वो एंड हो जाएगा, और अगली वीडियो में हमारा कार्बनिक यौगिक एवं उसके यौगिक जो है कार्बन एवं उसके यौगिक या कार्बनिक यौगिक, ये चौथा लेसन जो है हमारा वो बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ परेशानी की वजह से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब डेली से वीडियो अपलोड होगी। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या लिखा है, टॉपिक लिखा है धातु का निष्कर्षण। जो धातु होती है, क्या लिखा है, धातु का निष्कर्षण। जो धातु होती है उसका निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं। धातु जो होती है उसको, धातु में जो अशुद्धियां लगी होती हैं, उन अशुद्धियों को किस प्रकार धातु से अलग करते हैं, इसी के बारे में बताएंगे। तो बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे सभी बच्चे। क्या लिखा है, धातु का निष्कर्षण। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु निष्कर्षण के निम्नलिखित प्रकार हैं। क्या लिखा है, जो सांद्रित अयस्क होता है, उस सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया, क्या, सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। वह धातु के निष्कर्षण की क्या है, अनेक विधियां है। क्या है, धातु का निष्कर्षण जो है उसकी अनेक विधियां व धातु के निष्कर्षण की निम्नलिखित प्रकार की विधियां हैं। जिससे जैसे कि पहली विधि का क्या नाम लिखा है, पहली विधि का नाम लिखा है निस्तापन, दूसरी विधि भर्जन, तीसरी विधि प्रगलन, चौथी विधि गालक। क्या लिखे, 4 प्रकार से हमारे धातु का निष्कर्षण बताया गया है। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, जो 1 नंबर के अति लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों में ये परिभाषाएं बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। वह हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। तो मेरे सभी बच्चे आइए जानते हैं क्या लिखा है, निस्थापन। निस्थापन क्या होता है, तो क्या लिखा है, निस्थापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। क्या लिखा है, जो सांद्रित अयस्क होता है, निस्तापन की क्रिया में क्या होता है, निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को सीमित वायु, सांद्रित अयस्क जो होता है उसको सीमित वायु, यानी कि जो जितनी वायु उसको आवश्यकता होती है उतनी सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ, उसमें से जो अशुद्धियां होती हैं, वाष्पशील पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो वाष्पशील पदार्थ निकल निकल जाते हैं, वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क जो होता है, परंतु अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। वह उससे सारी जो अशुद्धियां होती हैं वो निकल जाती है और एक शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। दूसरी विधि क्या लिखी है, भर्जन। भर्जन जो है वो सांद्रित जो धातु का निष्कर्षण की दूसरी विधि है। क्या लिखा है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए, क्या होता है, अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। सॉरी, तो भर्जन क्या, हमारी जो भर्जन की परिभाषा लिखी है वो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, जो सांद्रित अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के, जैसे कि जो हमारा अयस्क होता है उसको अकेले या उसमें कोई अन्य और भी धातुएं मिला दें, वही बताया गया। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा, जो अधिक वायु होती है उस अधिक वायु में
वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में क्या करते हैं, नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर, जो अधिक ज्यादा तेज, अधिक ताप का मतलब होता है गर्म ताप पे, यानी कि बहुत अधिक ज्यादा गर्म करने पर बिना पिघलाए क्या हो जाता है, गर्म करने पर जो अयस्क होता है उसको बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ये हो गई हमारी भर्जन की परिभाषा। अब अगली परिभाषा क्या है, अगला धातु का निष्कर्षण का प्रकार क्या है, प्रगलन। प्रगलन हमारा जो है वो क्या कहता है, आइए जानते हैं क्या लिखा है। अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। क्या लिखा है, प्रगलन जो लिखा है हमारा वो क्या कहता है, प्रगलन जो होता है उसमें अयस्क तथा, अयस्क होता है और अयस्क, प्रगलन में क्या लिखा है, अयस्क में कोक तथा उचित उचित गालक, जो गालक होता है हमारा वह कोक होता है। साधारण सी परिभाषा में भी आप कह सकते हैं अयस्क में कोक तथा गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। लेकिन ये भी एक परिभाषा, उसकी सटीक परिभाषा मानी गई, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं यह बिल्कुल राइट परिभाषा है। क्या लिखी है, अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। अब क्या लिखा है, चौथा लिखा है गालक। अब आइए आप लोगों को बताते हैं गालक क्या होते हैं। तो क्या लिखा है, गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक कौन से होते हैं, तो क्या लिखा है, लिखा है गालक वे पदार्थ, जो गालक होता है, गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, अशुद्धियां जो होती हैं उस अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर क्या कर देते हैं, अलग होने वाले पदार्थों में से पदार्थों के रूप में दूर कर देते, सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। अब क्या लिखा है, अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, धातु का शोधन परिष्करण या धातुओं के शुद्धिकरण की विधियां। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारा जो यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है, धीरे धीरे हमारे एग्जाम क्या आ रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन हमारा सिलेबस जो है, हमारा सिलेबस भी बहुत कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बचा है केवल। हमारी केमिस्ट्री भी पूरी होने वाली है, अब केवल एक लेसन बचा है। बायोलॉजी जो है हमारी वो भी पूरी होने वाली है, उसमें भी एक लेसन बचा है। जब हम केमिस्ट्री पूरी एंड कर देंगे, जो चौथा लेसन है उसको भी पूरी पढ़ा देंगे, उसके बाद बायोलॉजी की क्लासेस लाएंगे। बायोलॉजी में केवल एक चैप्टर बचा है, उस चैप्टर को एंड करने के बाद से केवल हिंदी चलती रहेगी, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो हमारा बहुत पीछे है। क्या लिखा है, धातु का शोधन व धातु की शुद्धिकरण की विधियां। पहली विधि, इसकी पहली विधि क्या लिखा है, विद्युत अपघटनी विधि। जो धातु के शुद्धिकरण की पहली विधि क्या लिखी है, विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है, आइए जानते हैं। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, यह धातु को शोधन कर, या धातु का शोधन करने की आधुनिक विधि है। या धातुओं को या धातु का शोधन करने की कैसी विधि है, आधुनिक विधि है। इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी प्लेट एनोड तथा शुद्ध धातु की प्लेट कैथोड का कार्य करती है, तथा धातु के लवण विलयन विद्युत अपघटिका कार्य करता है। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु विलयन में से क्या हो जाती है, कैथोड पर जमा हो जाती हैं,
तथा अशुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है। इसे विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। किसका कहते हैं? अब आइए आप लोगों को समझाते हैं विद्युत अपघटनी विधि कहते किसे हैं। तो क्या लिखा है? यह धातु के शोधन की आधुनिक विधि। यह जो विद्युत अपघटनी विधि है यह हमारी क्या है? यह धातु को शुद्ध करने की कैसी आधुनिक विधि है। और इस विधि में अशुद्ध धातु की मोटी प्लेट, यह जो विधि होती है इस विधि में क्या बताया गया? अशुद्ध धातु की जो मोटी प्लेट होती है वो एनोड की तथा पतली प्लेट जो होती है वो कैथोड की बनी होती है, वह कैथोड का कार्य करती है। आगे क्या लिखा है? जो धातु के लवण होते हैं, जो इसमें धातु होती है उसके जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। और विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? शुद्ध धातु विलयन में से कैथोड पर जमा हो जाती है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो शुद्ध धातु किस पे जमा हो जाती है? कैथोड पर जमा हो जाती है। और तथा अशुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को विद्युत अपघटनी विधि कहते हैं। विद्युत का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है ये जो हमारी बिजली जो कि हम आप लोग डेली यूज करते हैं। इस विद्युत, इस इलेक्ट्रिक के द्वारा हम धातु को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं वही बताया गया है ये विद्युत अपघटनी विधि में। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है इस लेसन का? संक्षारण। लास्ट टॉपिक क्या बचा है हमारा? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं आइए जानते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा 3 लेसन एंड हो जाएगा। क्या लिखा है? जब कोई धातु, संक्षारण में क्या लिखा है? जब कोई धातु वायु नमी, जब कोई धातु होती है वो वायु नमी अम्ल या अन्य किसी पदार्थ के, वायु अमी नमी अम्ल या अन्य किसी, अम्ल या अन्य किसी पदार्थ के क्या होता है? वायु या अन्य किसी पदार्थ के संपर्क में आती है तो पदार्थ के संपर्क संपर्क में आती है तो क्या हो जाता है? वह क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। जब कोई धातु वायु अम्ल आर्द्रता नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह क्या हो जाती है? तो वह संक्षारित हो जाती है। संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। जब कोई धातु क्या आती है? अम्ल आर्द्रता नमी आदि या किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। क्या बताया गया है? तो वह धातु क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। तथा धातु के संक्षारित होने के इस गुण को तथा धातुओं के तथा धातुओं के संक्षारित होने के संक्षारित होने के इस गुण को क्या कहते हैं? धातु के संक्षारित होने के इस गुण को संक्षारण कहते हैं। अब अब क्या बताएंगे आप लोगों को? आइए थोड़ा सा समझाते हैं। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायु नमी अम्ल आर्द्रता आदि के क्या आती है? संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। वह संक्षारित होने के इस गुण को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब संक्षारण का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा एक लोहा है, एक लोहे का टुकड़ा है और उस लोहे में जंग लग जाती है और वह जंग लगने के पश्चात लोहा क्या हो जाता है? संक्षारित होने का मतलब वो झड़ने लगता है। उसमें जो जंग लगना ही हमारा क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो इस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? जैसे जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये क्या है? ये हमारा एक प्रकार से संक्षारण का उदाहरण है। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। अब क्या लिखा है? संक्षारण से बचाव के उपाय। जो संक्षारण होता है इससे बचाव के भी तो उपाय हो सकते हैं।
पहला उपाय क्या लिख सकते हैं? पेंट करना। अगर हम कोई लोहे की धातु हमारे पास है तो अगर हम उस पर पेंट लगा देते हैं तो हमारी धातु क्या हो जाती है? अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में नहीं आती है और संक्षारित नहीं होती है। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा उपाय क्या लिखा है? ग्रीस लगाना। क्या लिखते हैं? क्या दूसरा उपाय क्या बताया गया? ग्रीस लगाना। ये सभी हमारे क्या है? संक्षारण से बचाव के उपाय हैं और संक्षारण का हमने एक उदाहरण भी बता दिया। आशा करते हैं मेरे सभी बच्चों आप लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक वीडियो बनाने में इतनी परेशानी होती है, इतनी गर्मी पड़ रही है। मेरे सभी बच्चे मेरे चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट को स्टडी पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और जो हमारा तीसरा लेसन है, तीसरा लेसन द एंड हो गया। आज हमारा तीसरा लेसन क्या हो गया है? द एंड। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मेरे सभी बच्चे बहुत मन लगा कर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अगली वीडियो में, अगले लेसन व अगले टॉपिक के साथ।